गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोविज़न है पीनल स्टैट्यूट को और उसको इंटरप्रिटेशन करने की बात आ रही है और जब उस प्रोविज़न की लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रीजनेबल डाउट है या एम्बिग्विटी है, तो उस केस में जो डिसीजन होगा वो उस एक्यूज के फेवर में होना चाहिए, न कि प्रोसिक्यूशन के फेवर में। और अगर दो इंटरप्रिटेशन है और लीनियंट इंटरप्रिटेशन उसका हो सकता है, जिसकी वजह से अगर उसको सज़ा नहीं दी जाए तो वो इंटरप्रिटेशन लेना है जिसमें लीनियंट इंटरप्रिटेशन हो सकता है और उसको सज़ा नहीं देनी पड़े। अगर कोई किसी स्टैट्यूट के वर्ड्स क्लियर हैं जो किसी एक्ट को क्रिमिनल बना रहे हैं, तो उस केस में उसको क्रिमिनल ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब कोई एक्ट या ओमिशन है और वो ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और डाउटफुल है कि क्या वो एक्ट या ओमिशन है वो स्टैट्यूटरी वर्ड्स में आएगा या नहीं आएगा, तो उस केस में एम्बिग्विटी पर्सन चार्ज किया गया है उसके फेवर में डिसाइड की जाएगी। और अगर अनएम्बिगुअसली सर्कमस्टेंस ऑफ द केस ऐसे हैं कि उसको पनिशमेंट देना है, तभी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। और ये कोर्ट की ड्यूटी रहेगी कि सेंटेंस जब किया जाता है एक्यूज को, उससे पहले वो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और अगर इसमें कोई डाउट है तो उस केस में बेनिफिट जो है वो एक्यूज के फेवर में होगा, और चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसको छोड़ना ही क्यों न पड़े, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा। जनरली पीनल स्टैट्यूट्स हैं वो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन वाले हैं, और कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न अगर वेरियस वेज में इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है तो उस इंटरप्रिटेशन को लिया जाएगा जहाँ पे हार्डशिप या इनजस्टिस को हटाया जा सके। और अगर कोई कंडक्ट है वो लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ के हिसाब से अगर इंटरप्रिटेशन निकल रहा है तो कोर्ट बाउंड है उस इंटरप्रिटेशन को लेने की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ केसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। पहला केस है शेख सरिया कॉटन मिल लिमिटेड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस के फैक्ट ये थे कि एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1946 एक्ट था, उसके तहत नोटिफिकेशन इशू किया गया था, और उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने डीलिंग से रिलेटेड ट्रू और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे। और डिलीवरी का मतलब इस तरह से था कि एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी होनी चाहिए। इस केस में अपीलेंट ने कुछ बेल लट्ठे जो थे कपड़े के वो परचेजर को बेचे थे, लेकिन उसने डिलीवरी नहीं की थी। उसका अपीलेंट के साथ भी कोई डिस्प्यूट था, इसलिए उसने अपने एजेंट को ये कहा था कि ये जो बेल्स है वो गोडाउन में रख दें जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो जाता है। और अपीलेंट ने अपने रिटर्न बुक में इनको एंटर कर दिया एज डिलीवर्ड के मेरी तरफ से डिलीवरी हो गई है। तो अपीलेंट को हाई कोर्ट में कन्विक्ट किया गया कि उसने एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं की है, इस आधार पर उसको सज़ा दी गई थी। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं किसी भी पीनल इंस्टीट्यूट्स के, तो उस केस में जो एक्यूज को फेवर करता है वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि उसने एक्चुअल डिलीवरी एजेंट को कर दी गई थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये रिक्वायरमेंट जो है एक्ट की वो पूरी कर ली है और इसलिए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं। केस का नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। और इसमें फैक्ट ये थे कि जो अपीलेंट ने 1947 में ऑफेंस किया था वो पनिशेबल था इम्प्रिजनमेंट और फाइन या दोनों, इससे ये पनिशेबल था। लेकिन इस एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया गया और जो पनिशमेंट फाइन का था वो जितना अमाउंट उसने ऑफेंस करके और प्राप्त किया उतना अमाउंट का फ़ाइन लगाया जाएगा। इस तरह से इसको अमेंडमेंट किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसमें डिसाइड किया कि जो ऑफेंडर है उसके ऊपर ये जो बढ़ा हुआ पनिशमेंट है वो उसको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट जो केस हम ले रहे हैं वो है तोलाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में जो इंटरप्रिटेशन का इशू था कोर्ट के सामने वो ये था कि इन रेस्पेक्ट ऑफ जो एक्सप्रेशन आ रहा था सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 ऑफ द बॉम्बे रेंट्स होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल एक्ट 1947 था, और उसके अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्ड आ रहा था, उसका इंटरप्रिटेशन क्या लेना है ये इसमें इशू था। तो ये जो प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि इफ़ एनी लैंडलॉर्ड रिसीव्स एनी फाइन प्रीमियम और अदर लाइक सम और डिपॉजिट और एनी कंसिडरेशन अदर देन द स्टैंडर्ड रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट रिन्यूअल और कंटिन्यूएंस ऑफ अ लीज ऑफ एनी प्रीमाइजेस, तो अगर ऐसा किया जाता है तो उस केस में पनिशमेंट होगा और फाइन होगा जो इस सेक्शन में दे रखा है। तो इस केस के फैक्ट ये थे कि जो अपीलांट था वो ओनर था इनकम्प्लीट बिल्डिंग का, और उसने सर्टेन अमाउंट किसी दूसरे से एक्सेप्ट कर लिया था ओरल एग्रीमेंट के तहत, और अपीलांट इसके तहत बाउंड था कि वो पर्टिकुलर पोजीशन उस स्पेसिफाइड प्लॉट का ले ले और वो जो पैसा है वो रख ले। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई करना था, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एग्रीमेंट था वो लीज नहीं था, लेकिन ये एग्रीमेंट टू ग्रांट लीज इन फ्यूचर था, मतलब भविष्य में इसको दिया जा सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि जो ओरल एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट ऑफ लीज था इसके ऊपर ये सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा, और जो पैसा अपीलेंट ने लिया है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। ये इस केस में डिसाइड किया था। नेक्स्ट जो हम केस ले रहे हैं वो है चीनूबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में फैक्ट ये थे कि बहुत सारे वर्कर थे फैक्ट्री के अंदर, और वो जहरीली गैसों को इनहेल करने के कारण उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब वो फैक्ट्री के पीट के अंदर जो प्रीमाइसेस के अंदर पीट था उसके अंदर जाते थे, तो जहाँ पे उनको पॉइजनस गैस का लीकेज रोकना तो था मशीन में जहाँ से ये लीकेज हो रहा था, तो ये फैक्ट है। तो जब इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए गया तब उसको एपरेटस नहीं मिले, बेल्ट नहीं मिले, रोप नहीं मिले इस तरह से, और ऐसा माना कि ये वायलेशन है सेक्शन 4 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट का। इस केस में क्वेश्चन ये था कि क्या एम्प्लॉय ने सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट वायलेशन किया है, जिसमें ये था कि कोई भी पर्सन फैक्ट्री के कन्फाइंड स्पेसेस में जहाँ पे डेंजरस धुआं या इस तरह का चीज़ हो सकती है वहाँ पे कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये कोई एब्सोल्यूट ड्यूटी नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो ऐसे एरियाज़ में किसी की एंट्री को रोके। खाली इस फैक्ट के आधार पर कि कुछ वर्कर वहाँ पे गए और वहाँ उनको प्रॉब्लम्स हो गई, इसके आधार पे ऐसा नहीं माना जाता है कि ये एम्प्लॉयर ने उनको वहाँ पे परमिशन दी है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो ड्यूटी में फेल हुए हैं। अगर ऐसा वो साबित कर पाते हैं तो ही एम्प्लॉयर को कन्विक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट जो केस हम ले रहे हैं वो है सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के फैक्ट ये थे कि अपीलांट जो था वो एम्प्लॉय था शॉप का, और उसको प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के तहत मिलावटी खाद्य सामग्री फूड बेचने के लिए उसको कन्विक्ट किया गया था। और उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि उसको नहीं पता था कि जो फूड बेचा जा रहा है वो एडल्ट्रेटेड था, इसलिए वो कन्विक्शन उसका सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट नहीं किया जा सकता है, और ये जो पीनल स्टैट्यूट है तो इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। और इसी एक्ट का सेक्शन 19 है, और वो ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ अ गिल्टी नॉलेज इज नॉट अ डिफेंस, कि अगर आप ये कहते हो कि मेरे को नहीं पता था कि वो मिलावटी खाना था, ये कोई डिफेंस नहीं होगा। तो इन दो प्रोविज़न के आधार पे ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो कन्विक्शन है वो सही किया गया है, और कोई भी पीनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट के फेवर में तभी किया जाएगा जब दो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेक्शन अनएम्बिगुअस है और कोई भी
लूप होल नहीं है, इसीलिए लेटर ऑफ द लॉ के हिसाब से इसमें कन्विक्शन होना चाहिए, ये डिसाइड किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ और केसेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।